your hands together and give a standing ovation to Swamiji. And on behalf of the Institute of Chartered Accountants of India, all the members of the Institute of Chartered Accountants of India, we pledge ourselves for the nation building. आज आर्थिक मंथन हो रहा है और इस पूरे प्रोसेस में जो सबके लिए एक आइकॉन है, एक रोल मॉडल है, भारत की पूरी आर्थिक व्यवस्था के ताने बाने को जो स्वयं समझते हैं और सब तक एक बड़ा दर्शन प्रस्तुत करते हैं, ऐसे गिरीश आहूजा जी, और अभी अभी जिन्होंने अपना भावपूर्ण प्रभावी वक्तव्य दिया, भाई मनोज जी, जो अभी हमारे नव निर्वाचित उपाध्यक्ष हैं और इनको अगले वर्ष के अध्यक्ष की भी अभी से हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आदरणीय श्री राधेश्याम बंसल जी मुझसे कहने लगे, बाबा जी हम हरिद्वार आना चाहते हैं उत्तर भारत के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ। मैंने कहा जून महीने तक तो मैं एक बड़े परिवर्तन के काम पर लगा हूं और एक बड़ा परिवर्तन होने ही वाला है। अब इस देश का व्यक्ति ना बीच में कोई रास्ता नहीं ढूंढता, या तो आर या तो पार। इस बार बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो सरकार बनेगी 300 से ज्यादा सीटों के साथ बनेगी। लोग बीच में नहीं लटकाना चाहते, ये क्योंकि कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, इसलिए मैंने बहुत से लोगों के मन में उत्सुकता है उसको मैंने यहाँ संकेत किया। उसके बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में हरिद्वार में भी मिलेंगे। भाई सुभाष लखोटिया जी जो अर्थव्यवस्था में ऐसा बोलते हैं जैसे कोई धर्म की बात कर रहा हो, इतने प्यार से, इतने उसमें बीच बीच में रस डाल डाल करके बात करते हैं, और टीवी पर उनको लाखों लोग सुनते हैं। सुमंत्रा गुहा जी, भाई अनुज गोयल जी, नाम अनुज कहते हैं छोटे को, नाम छोटा और काम बड़ा, उसके लिए भी एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद। पिछले बार का कार्यक्रम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में रखा था कि भारत की कर व्यवस्था कैसी हो, उसका सरलीकरण कैसे किया जाए, वो सिंप्लीफाइड कैसे हो, उसका ऑटोमेशन कैसा हो, और भारत को हम पुअर गवर्नेंस की डेफिसिट की स्थिति से बाहर निकाल सके और भारत पूरी दुनिया के सामने गर्व के साथ खड़ा हो सके। अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। ये 4-5 शब्द समझा के आगे की बात करूंगा। सुख का मूल है धर्म, धर्म टिका हुआ अर्थ पर, अर्थ नहीं होगा तो भाई अनर्थ होगा। इस देश में जो चारों तरफ हम अभाव देख रहे हैं, यही तो अनर्थ है, अर्थ और अनर्थ। तो धर्म तभी होगा जब देश आर्थिक शक्ति संपन्न होगा। भूख, बेबसी, गरीबी, लाचारी, अशिक्षा, गंदगी, इससे देश आगे बढ़ेगा नहीं। तो सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ, और अर्थ तब, अर्थ संपन्न तब होगा व्यक्ति और राष्ट्र जब राज्य की व्यवस्था अच्छी होगी। सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ से मूलम राज्यम, और राज्य तब होगा जब जितेंद्रिय लोगों के हाथों में सत्ता होगी। ये तो बात मैंने एक बड़ी परिप्रेक्ष्य में कही महर्षि चाणक्य की अर्थव्यवस्था को समझाने के लिए। अब कोई देश बहुत ताकतवर कब बनता है? जब 3 शक्तियां उसकी बराबर होती हैं, एक साथ तीनों दृष्टियों से आगे बढ़ता है। एक होता है उसकी इकोनॉमिक पावर, दूसरा पॉलिटिकल पावर, और तीसरा उसकी मिलिट्री पावर। आज हम तीनों ही दृष्टियों से थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, है नहीं, दिख रहे हैं। कुछ चीजें होती हैं दिखती नहीं, और कुछ चीजें दिखती हैं होती नहीं। जैसा राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट देखते हैं, वैसा हमारा देश नहीं है। इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन, वहां आदमी को घुसते डिप्रेशन हो जाए। दीवारें खड़ी हुई पत्थरों की बड़ी बड़ी, वहां ऐश्वर्य दिखता है, और गरीब की झोंपड़ी में दिया नहीं जलता है।
आचार्य चाणक्य कहते हैं जिस देश का राजा झोपड़ी में रहता है उस देश की प्रजा महलों में वास करती है, और जिस देश का राजा महलों में रहना शुरू कर देता उस देश की प्रजा झोपड़ियों में आ जाती है। ये अर्थव्यवस्था है, ये इसको समझना पड़ेगा। देश की इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं है, पॉलिटिकल हालत ठीक नहीं है, देश की मिलिट्री की हालत ठीक नहीं है। मेरे से बोले बाबा इस बार परिवर्तन कर दो। मिलिट्री वाले जहां भी मुझे देखते हैं सड़कों पर उनके ट्रक गुजरते रहते, देखते जय बोलना शुरू कर देते भारत माता की। मैं कई बार पूछता हूं तुम चाहते क्या हो? बोले बाबा जी एक बार बदलाव ले आओ। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे शीश काट के लेके जाते और हमको ऊपर से आदेश ही नहीं देते। मुझे क्या इतनी ताकत देश के पास है, लेकिन वो शक्ति वो हाथ बांधे बैठी है। देखो ये सच है कि पूरी दुनिया अब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पर जाएगी और भारत इसमें कहीं कम नहीं है, लेकिन उसके लिए एक वातावरण देश में नहीं है। दो चीजों से कोई देश बनता है, एक एनवायरनमेंट, दूसरी ट्रेनिंग। देश में एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। किसके लिए? एजुकेशन के लिए। किसके लिए? रिसर्च के लिए। किसके लिए? सोशल वर्क के लिए। किसके लिए? एक पॉलिटिकल प्योरिटी के लिए। ये अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। यहां किसी की टसक हो जाए तो एक दिन में जिसके पास में 2 लाख करोड़ रुपए भी है ना, अगले दिन जेल में ठोक देते हैं। बोलो कर बेटा आराम, यही कर। उसकी बारीकी में कोई नहीं जाएगा, ठोक देंगे। कौन यहां बिजनेस करेगा साहब? ये तो हम हैं जो लाख गाली भी खाते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा देश छोड़ के नहीं जाएंगे बेईमानों, तुमने को देश छोड़ना पड़ेगा एक दिन। आज मैं अभी फ्लाइट से आ रहा था, कई महत्वपूर्ण लोग बैठे थे, उनकी चर्चा नहीं करता। तो वहां एक बहुत सीनियर पत्रकार था। पहले तो उसने अपनी पीड़ा कही खूब, और फिर कहता ये देश नहीं सुधरा तो मैं देश छोड़कर के यूएन चला जाऊंगा। मैंने कहा भाई ये तो कायरता की बात है। ऐसा सोचो कि मैं इतना काम करूंगा कि सारे बेईमानों को देश छोड़ने के लिए बाध्य कर दूंगा, ऐसा सोचना चाहिए भाई। इसके लिए ना आदमी को थोड़ा हौसला चाहिए। मैं आपके बीच में खड़ा हूं, मेरे चेहरे पर आपको स्ट्रेस दिखता है? स्ट्रेस होता है ना तो ये तोरियां ऐसे पड़ने लगती है ना, रेखाएं बन जाती हैं माथे पर और खेती उजड़ने लगती है, आंखों पर चश्मा आ जाता है, रात की नींद उड़ जाती है, फिर भूख नहीं लगती है, स्ट्रेस से फिर गैस बनने लगती है, ऊपर से भी और नीचे से फायरिंग चालू हो जाती है, डाइजेशन ठीक नहीं होता, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब प्रॉब्लम होती है। यहां तुम्हारे बीच में बाबा खड़ा है, 1000 झूठे केस मुझ पर हैं और कोई स्ट्रेस नहीं, बढ़िया नींद आती है। बेईमानों की नींद उड़ा रखी है, अपनी कोई नहीं उड़ा सकता। मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप लोगों को कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। बोले बाबा आप ऐसे खुश कैसे रहते हो? मैंने अभी एक वाक्य कहा था, पता नहीं आप उसको ताली तो बजाई आपने, लेकिन वो कितना उतरा मुझे नहीं पता। मैं हमेशा इस पोजीशन में रहता हूं, मैं भगवान का बेटा हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं भारत माता की संतान हूं, और मेरे भगवान के साम्राज्य की, मेरी ऋषियों की परंपरा की और इस भारत माता की रक्षा करना ये मेरा धर्म है, मैं इसको करूंगा और कुछ नहीं चाहिए साहब। अब अर्थव्यवस्था पर आता हूं। कौन कहता मेरा देश गरीब है? किसी भी देश की इकोनॉमिक पावर के पीछे जो आधारभूत चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, फिर रिसोर्सेस, उस देश का तमाम तरह के रिसोर्सेस, जल, जंगल, जमीन, भू संपदा और ह्यूमन रिसोर्स। किसमें भारत कमजोर है? भारत के 125 करोड़ लोगों में से आप आधे बच्चे और आधे अतिवृद्ध लोग भी निकाल दें तो भी 60 करोड़ वर्किंग हैं। 60 करोड़ लोग, उनके 120 करोड़ वर्किंग हैंड्स हैं। इस देश के लोगों को काम दो तो हम, आज चीन यदि 150 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है तो हम इस देश से
150 नहीं 300 से 500 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन काम तो देना। इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं। एग्रीकल्चर में हम 60 करोड़ 70 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन सोच नहीं। आज हम अपने एग्रीकल्चर में जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे 3 से 4 गुना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसमें वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन कर सकते हैं। आज जितनी देश की जीडीपी है उतनी जीडीपी तो अकेली हम एग्रीकल्चर से ले सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, हमारे वित्त मंत्री क्या कहते हैं, बोले एग्रीकल्चर में प्रॉफिट नहीं आता है तो सब खेती छोड़ो। ये सॉल्यूशन है? दरअसल विवेक नहीं है, विवेक खो दिया है। अपने देश में हम यदि किसानों को पानी पूरा उपलब्ध करा दे, पानी की कमी नहीं है, वाटर मैनेजमेंट नहीं है हमारे यहां। हर इजराइल छोटा सा देश, थोड़ा सा पानी बरसता है, उसने अपने देश को कितना आगे कर दिया। अपने देश में आधी खेती पानी से तबाह हो जाती है, बाढ़ से, आधी खेती सूखे से। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एग्रीकल्चर में हम जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। 50 करोड़ एकड़ लैंड है अपने देश के अंदर। मैंने अपने हाथों से खेती की है। और आज यदि एक खेत में 10-20 हजार रुपए की पैदावार किसान कर सकता है तो 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक की भी पैदावार वो 1 एकड़ में कर सकता है। मैंने कहा नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। और उसके पीछे जो मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पावर का है, चाहे वो वाटर पानी का है, चाहे उसको अच्छे सीड्स का है, अच्छी ट्रेनिंग का है, ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एग्रीकल्चर में भी लागू होती है, वो इंडस्ट्री में भी लागू होती है। हम यहां अभी जो है टेबल कुर्सी भी नहीं बना पा रहे पूरी, वो भी चीन से आ रही है और दुनिया हवाई जहाज बना रही है। बापू तलपड़े ने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले विमान भारत में बनाया। हमारी टेक्नोलॉजी चोरी करके ले गए ब्रिटिशर्स, उन्होंने वहां पर विमान बनाया। आज उनकी विमानों में मुझे बैठना पड़ता है। मैं कहता हूं मैं स्वदेशी के व्रत में जीता हूं, मैं कोई विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मुझे विदेशी प्लेन में बैठना पड़ता है। क्यों? हमें अपनी इंडस्ट्री को, अपने जो है तमाम प्रोडक्टिविटी को, मैन्युफैक्चरिंग को नॉलेज बेस्ड करना पड़ेगा। लोग इतने इतने रुपए की चिप बना करके एक इंच की चिप बनाते हैं, 1 ग्राम वजन होता है, 5 लाख रुपए की बेच देते हैं। और हम यहां धनाधन लगे हुए हैं, एक ट्रक बनाते हैं, 1 लाख रुपए कमाते हैं। क्यों? नॉलेज बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री सब जगह। अब इतनी पूरी दुनिया वहां पर, आज कहीं पर जाए, यूके, यूएसए, कनाडा में लगभग पूरी दुनिया घुमाओ, 50 से 75%, कहीं तो 100% चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है। और हम यहां देख रहे हैं, यहां कहते हैं हमारी जनसंख्या ज्यादा है। अरे मैंने कहा जनसंख्या ज्यादा है तो ये जो देश है इधर अफ्रीकन कंट्रीज, वहां लाखों एकड़ जमीन पड़ी है, खेती करने वाला नहीं है। कोई समझदार सा प्रधानमंत्री हो तो 20-25 करोड़ लोगों को तो हम दक्षिण अफ्रीका वहां भेज सकते हैं। अपने देश का भी भार कम हो जाएगा और अफ्रीका भी अपने साथ में आ जाएगा। सच बता रहा हूं आपको, आप कभी जाकर के अफ्रीकन कंट्रीज में देखिए, चले जाते हैं 50, 100, 200 किलोमीटर तक, आदमी दिखाई नहीं देता, खेती कोई करता ही नहीं है। और होता क्या, मोगो खाते हैं, केला खाते हैं, मोगो का बीज डाल देते, ऊपर से केला खा लिया, बस होगी छुट्टी। अरे 20-25 करोड़ लोगों को भेज दो, आधी दुनिया अपनी हो जाएगी, अफ्रीका अपना हो जाएगा, उनके यहां भी समृद्धि आएगी और अपने यहां कहीं भी गरीबी और भूख मिट जाएगी। समझदार सा प्रधानमंत्री हो तो सारा अफ्रीका तैयार बैठा है और अफ्रीका अपने से बहुत प्यार करता है, अपने से उनका रंग भी मिलता है थोड़ा थोड़ा। और वो लोग इंडियन से बहुत प्यार करते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में देख पड़ी हुई जमीनें, चीन खरीद रहा हुआ, अपने लोगों को ट्रांसफर कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, ये मजाक की बात नहीं है। यदि हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं हुई और हमने दुनिया को देख करके नहीं चले तो आधे से ज्यादा दुनिया पर चाइनीज लोगों का कब्जा हो जाएगा। ये मैं इसलिए मैं पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को और मिलिट्री पावर को जोड़ करके कह रहा हूं। एक चीज से नहीं होता कभी भी कुछ भी। अब दूसरी बात, मैंने कहा वर्किंग हैंड्स की इतनी ज्यादा बोलते हैं हमारे यहां आदमी ज्यादा है। अरे आदमी ज्यादा कहां है, इनको काम सबसे पावरफुल होता है ह्यूमन रिसोर्स। आप बहुत कुछ बना सकते हैं, एक आदमी अच्छा बनाइए, और आदमी हमारे पास में इतने ज्यादा है, फालतू घूम रहे,
कोई नक्सलवादी बना हुआ, कोई आतंकवादी बना हुआ। अरे इन सबके हाथों को काम दे दो, कोई नक्सलवादी कोई माओवादी हिंदुस्तान में खड़ा ही नहीं होगा, पूरा हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन कोई आदमी तो हो ढंग का, जिनको कोई विजन नहीं है, कोई कभी जिंदगी में देखा ही नहीं हिंदुस्तान क्या है। जो मैं बोल रहा था आपको, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, वो एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, सर्विसेज से लेकर के, भाषा के नाम पर। अब भाषा के नाम पर हमको खाली अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अरे जर्मन पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो, इटालियन भी पढ़ो, रशियन पढ़ो, इतने। अच्छा, इनको अंग्रेजी के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। पता नहीं कहां से ये बेहुदापन आ गया है कि अंग्रेजी नहीं पढ़े लिखे तो इसका मतलब कुछ नहीं पढ़े लिखे। अरे जापान वाले पूरी दुनिया में छा गए, अंग्रेजी बोलते ही नहीं, जानते हो तो भी नहीं बोलते। वहां का प्रधानमंत्री कहीं पर भी जाता है तो दुभाषा साथ में रखता है, वो ट्रांसलेशन करता है, वो अंग्रेजी में नहीं बात करेगा। मैंने भी एक बार थोड़ा बोलना शुरू किया, फिर मैंने कहा अरे ये मामला ठीक नहीं, फिर हम अपनी देसी ठोकते हैं, ट्रांसलेशन करने वाले मिल जाते हैं तो मैं हम अपनी भाषा क्यों छोड़े। अरे जिस ब्रिटेन में 17वीं शताब्दी तक खुद अंग्रेजी नहीं बोली जाती थी, वहां की राष्ट्र की भाषा, राजभाषा, गवर्नमेंट की लैंग्वेज वहां पर फ्रेंच थी। क्यों? फ्रेंच लोगों का रास्ता। क्या हो गया? बदल दिया उन्होंने पूरा परिवेश। देश के लोगों में स्वाभिमान होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था इंडस्ट्री, सर्विसेज पूरी दुनिया को हम प्रोवाइड करा सकते हैं। एक आदमी में इतना सामर्थ्य होता है। मैं तो एक बात यहाँ अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी है और जीवन से भी जुड़ी है। मैं कहता हूँ तुम चाहो तो दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बन सकते हो। ये खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट ये हिसाब किताब रखने के लिए, मुनीमगिरी करने के लिए नहीं होता है। अरे एक मेरे से बोलो बाबा ट्रांजिशन टैक्स लगाएंगे तो हमारा क्या होगा? अरे मैंने कहा तुम इतने बड़े आदमी बनो कि तुम्हारे यहां आकर के 100 आदमी काम करे, तुम क्यों नौकर बनना चाहते हो? अरे तुम्हारे अंदर बहुत सामर्थ्य है। अरे मैं अनपढ़ माँ बाप के घर में, खेत में, गांव में पैदा हुआ। अरे आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा क्या होगा, आदमी को बड़ा सोचना चाहिए। देखो ये सपना होना चाहिए कि मेरे कैरियर का क्या होगा। अरे मैं सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का कैरियर बना सकूं, ऐसा सोचना है। तो मैं कह रहा था आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हो सकते हो, आप दुनिया के सबसे बलवान व्यक्ति हो सकते हो, आप दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हो सकते हो। जिस भी सेक्टर में जाओ आप, उसी जीवन के क्षेत्र में। क्या दिक्कत है? ये कहते बिल गेट बहुत पैसे वाला है। बिल गेट के पास कोई घना दिमाग है, अपने पास में कम है, वही बावड़े हो रहे हैं कि वो गोरी चमड़ी वालों के पास में कुछ नहीं होता है। ये तो आधे कच्चे हैं, हम पके हुए हैं। देखो भगवान ने जब आदमी का मैन्युफैक्चरिंग किया ना, तो ज्यादा पका दिया तो अफ्रीका वाले बन गए, कच्चा रह गया तो यूरोप वाले बन गए, और जो एकदम परफेक्ट तैयार हुआ वो हिंदुस्तानी है। और ये यूं सोचते हैं कि हमारे करियर का क्या करे। तुम दुनिया को खड़ा कर दो। भाइयों बहनों, अपने पास में सामर्थ्य है। देखो मैं वापस कह रहा हूं, पुरुषार्थ एक शब्द है हमारे यहाँ, पुरुषार्थ। अर्थ आप सुनते रहते हो। आदमी जो मेहनत करता वही पुरुषार्थ, वही अर्थ है, और उसी से इकोनॉमी खड़ी होती है। अब थोड़ी सी देर मैं भारत की इकोनॉमी की कर लेता हूं। गड़बड़ कहां हो रखी है? 125 करोड़ लोग हैं, उनको तो ऐसा बता दिया कि तुम गरीब हो। हाँ, तुम गरीब हो, हिंदुस्तान गरीब है, तुम गरीब घर में पैदा हुए हो। यहाँ के ईसाई गरीब हैं, यहाँ के मुसलमान गरीब हैं, दलित गरीब हैं, वाल्मीकि गरीब हैं, अहीर, जाट, गुज्जर गरीब हैं। अब 80 करोड़ तो इनमें आ गए। इनको तो बोलिए तुम तो ऐसे ही रहोगे, तुम हमारी दया पर जियो। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारी दया पर कैसे जिएंगे? तुम होते कौन हो? रेस्टोरेंट में खाना पकाने वाले और परोसने वाले इस देश के लोगों को खाना परोसेंगे? अरे हमारे पास इतना सामर्थ्य, हम पूरी दुनिया को खिला सकते हैं और पूरी दुनिया को चला सकते हैं। बहुत सामर्थ्य है। आप सोचिए जरा उसको, क्या है ये? यह है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कई दिशाओं से होता है।
जो आदमी मेहनत करता है वो पुरुषार्थ है। लेकिन पुरुषार्थ गलत कहां हो रहा है? एक तो मैंने कहा देश को आत्मग्लानि में डुबो दिया, तो लोग सोचते हैं हाँ भाई हम तो गरीबी होंगे, सबको ऐसे ही समझा दिया जाता है, हम तो गरीबी होंगे। अच्छा, मतलब मैंने कहा ना जो नहीं है वो बता दिया जाता है और जो है वो पता नहीं लगने दिया जाता है। अच्छा बताओ, एक छोटी सी बात पूछता हूं, आप काफी समझदार हो ना? अच्छा, घने? अच्छा, ये बताओ, ये ऑडिटोरियम घूम रहा है कि नहीं? देख लो, आधे चुप हो गए अभी, इतने पढ़े लिखे हो के। ये ऑडिटोरियम घूम रहा है कि नहीं? ये धरती घूम रही है कि नहीं? और तुम और मैं भी घूम रहे हैं कि नहीं? क्या दिख रहा है? ये तो बेरा नहीं घूम रहा है, बेरा नहीं पटिया। ऐसे ही पूरा देश लूट लिया इन बेईमानों ने और बेरा नहीं पाटने दिया। ये इसी भूलभुलैया में हो रहा है, पूरा देश लूट लिया, पता ही नहीं लगने दिया। और यूं क्या हमारी कमजोर अर्थव्यवस्था है। कमजोर अर्थव्यवस्था कहां है? गोल्ड इस देश के पास में करीब 50,000 टन है, कम से कम, मिनिमम। कितना बोलो? अब हिसाब आप लगाओगे कितने पैसे का हो गया? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, फिर मुझे लगाना पड़ेगा, मैं तो थारा गुरु हूं ही, बता ही दूंगा। 150 लाख करोड़ का। कितने का बोलो? 150 लाख करोड़ रुपए का। इस देश में स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट देखो, उसमें आप कहेंगे जी उसमें तो पैसा कम लगता है। वो कम नहीं लगता, वो सब जुगाड़ करके रखते हैं, डिलीवरी कम हो सकती है। फिर इस देश के छोड़ो, ये तो अकाउंटेबिलिटी है उसकी तो कम से कम थोड़ी बहुत, बाकी जो सट्टा चलता अलग है। आजकल तो स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट में जो जो दलहन चलती है, तिल चलता है, घी चलता है, वो सब अलग है, सोना चांदी चलता है। आजकल तो राजनीति भी सट्टा बाजार में चलती है। फिर लैंड एंड रियल एस्टेट में कहा जाता है 20 लाख करोड़ का, लेकिन कम से कम 100 लाख करोड़ का है वो बिजनेस। बोला कितने का जा रहा है? 20 लाख करोड़ का। है कितने का? 100 लाख करोड़ का कम से कम। कौन कहता भारत गरीब है? लैंड में देखो, गोल्ड में, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो, और माइनिंग में जो नंबर 1 में माइनिंग हो रही है वो दिखाया जा रहा है 10% और खोदा जा रहा है 90%। आप गोल्ड, लैंड, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग और फिर ये तमाम तरह के काला बाजारी, ब्लैक मार्केट, इस सब को गिनिए। और फिर हेल्थ में, ड्रग्स में, पॉलिटिक्स में जो काला बाजारी वो अलग है। 5-7 सेक्टरों को ही लोगे तो भारत की रियल इकोनॉमी कम से कम 500 से 1000 लाख करोड़ के बीच में मिलेगी। आप उसको मीडियम माने तो अमेरिका जितनी बड़ी, करीब 700-750 लाख करोड़ की। और यदि उसको निचले स्तर पर भी लेकर के आए, और निचले स्तर पर भी, तो कम से कम 500 लाख करोड़ की। लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 125 करोड़ लोगों के पास में जितना पैसा नहीं है, उससे ज्यादा पैसा 125 लोगों के पास है, लेकिन उन्होंने दबा के रखा हुआ है और वही फिर देश चलाते हैं। हिंदुस्तान को गुलाम बनाना तो एकदम आसान है। एक सांसद 50 करोड़ रुपए खर्च करे और 300 सांसद कोई बना ले तो गवर्नमेंट बन जाती है। 300 सांसदों का 50 करोड़ के हिसाब से कितना रुपया हुआ जी? 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ तो कई लोग जेब में लेके घूमते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति आप सोचते हैं लोकतंत्र है? यहां लोकतंत्र नहीं, नोटतंत्र है। 15,000 करोड़ कोई भी व्यक्ति एक पार्टी बना करके खर्च करे और वो देश की संसद पर कब्जा कर सकता है। इस देश की ब्लैक इकोनॉमी को खत्म करना इसलिए भी जरूरी है, नहीं तो देश का लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। और हो रहा है, ये हो रहा है। 50 करोड़ आप कहीं भी खर्च करो, किसी को भी खड़ा कर दो, गधा भी जीत जाएगा। आदमी की तो बात छोड़ो। आप ये देश में मजाक हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर एंड मिलिट्री पावर। अमेरिका की हैसियत क्या? वो वहां से बैठे बैठे हमको निर्देश देता है। तो बोलते हैं हमारी कंपनी होगी, हमारी कंपनियों की तुम्हें ये फैसिलिटी देनी पड़ेंगी। अरे तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी
हम परमाणु बम बनाना जानते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बना के रखो। वो परमाणु बम के बल पर तो अमेरिका डराता है, उसके पास में और औकात क्या है? बना लो, ये भी थोड़े से बना के रख लो, क्या दिक्कत हो रही है? अपने को किसी को मारना नहीं है, लेकिन हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो हमको छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये ऐसे चलता है देश। देखो, मैं अब आपको इतिहास भी थोड़ा सा बताता हूं। अर्थशास्त्र मैंने बहुत देर में पढ़ा, जब मैंने पढ़ा तब पता लगा सारी गड़बड़ तो यही हो रखी है, यही अनर्थशास्त्र चल रहा है। अब इतिहास के पन्नों पर जाओ पीछे। 1944 से पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता था। जब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन बर्बाद हो गया तो अमेरिका का जाकर के सरेंडर कर दिया उसने। तो 1944 में उसने ये छोटी छोटी संस्थाएं बनाई, वर्ल्ड बैंक, फिर IMF, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके WTO, UNO और ये सब बना बना करके आज पूरे वर्ल्ड की संस्थाएं, और फिर उनके द्वारा पूरी दुनिया के अंदर अपना साम्राज्य कायम कर रखा है। खैर, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में बस प्रामाणिकता ले आओ, पारदर्शिता लाए, इकोनॉमिक जस्टिस, बस इकोनॉमिक जस्टिस हो गया इस देश के अंदर तो हिंदुस्तान बहुत आगे होगा। अब ये आप लोगों को इसमें तय करना है, क्योंकि अब देश में बहुत कुछ बदलेगा, तो इस बदलते परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था, क्योंकि अर्थव्यवस्था के चारों तरफ चीज़ें घूमती है ना, और इसको आप अच्छी तरह से सही दिशा में लेकर के जाएंगे। और ये तो देश की इकोनॉमी है ना, इसको ये मत सोचिए कि कुछ चंद लोग चलाते हैं। देखो, चंद लोग जो है हिसाब किताब रख सकते हैं, चंद लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था 125 करोड़ लोग चलाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, वाशिंगटन कॉन्सेंसस से और मुंबई के सेंसेक्स से ये देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। देश की अर्थव्यवस्था यहाँ के खेत खलिहान से, यहाँ की दुकान से, यहाँ की फैक्ट्री से, यहाँ के स्कूल से, यहाँ के कॉलेज से, यहाँ के 125 करोड़ लोगों से चले। एक ऐसी व्यवस्था देश को देनी पड़ेगी। तो मेरे जैसा फकीर जब लाखों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार दे सकता है और करोड़ों लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके इस देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो आप लोग क्या नहीं कर सकते? हमने जो आज योग और आयुर्वेद का काम किया, स्वदेशी का काम किया, सीधे तौर पर 10,000 से ज्यादा लोग हमारे यहां साथ इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें तो लाखों लोग हैं। और सीधे तौर पर हजारों लोगों को हमने नौकरियां दी। एक मुख्यमंत्री नहीं, एक इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं जितना बाबा ने लोगों को डायरेक्ट रोजगार दिया है। आके माइका ला के खड़ा होकर बताए कोई। ये तमाम जो दावे करते हैं, मैं किसी भी पार्टी के लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। कोई आकर के किसी इंडिविजुअल ने 10-15 हजार लोगों को अपने पैसे से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से नौकरी दी हो? बताओ कोई। क्या चलेंगे देश? दूसरी मैं आपको बात कहता हूं, ऐसी हिम्मत से रखो, जब एक देश पुरुषार्थ करेगा ना तो ऐसे आगे बढ़ेगा। तो मैं अर्थ के साथ पुरुषार्थ की बात इसलिए कर रहा हूं, तब हमें चीजें समझ में आती हैं। और हमारे देश में मैंने कहा अपरिमित सामर्थ्य है। इस देश को बस इन बेईमानों के राज से मुक्त कर दो। एक देश की GDP की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने स्टडी किया होगा, जब गद्दाफी को मारा गया उस समय उस देश की GDP कितनी थी? करीब 2.5-3 लाख करोड़ रुपए की। और उसके पास एक ही महीने के भीतर जो पैसा मिला वो था 10 लाख करोड़ रुपए। कितना बोलो? अरे जोर से तो बोलो। माने पूरे देश की GDP से 4 गुना ज्यादा अकेले के पास। अरे वो तो एक गद्दाफी था, यहां बहुत से गद्दाफी ऐसे दबाई बैठे। वो जो पैसा बाहर निकलेगा तब देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये टैक्स बढ़ा दो, टैक्स इधर से उधर कर दो, जिन्होंने लूट के रखा हो ना उन सब माल निकालो, देश की GDP ग्रो करेगी। फिर टैक्स टूक्स वाला तो चक्कर ही खत्म है। फिर बोला हम बाबा हम क्या करेंगे? अरे तुम्हारे पास बतेरा काम है, क्यों चिंता कर रहे हो? बहुत काम है। जब देश में प्रोग्रेस होती है तो आपके पास इतना क्रिएटिव काम होगा, अपने बारे में मत सोचो। कई बार हम उल्टा पुल्टा वैसे सोचना शुरू कर देते हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाया हुआ है
है ना, इससे देश को बाहर निकालना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। मैं आपके इस सम्मेलन के लिए, आज के इस मीटिंग के लिए, मंथन के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे लगता है हम अब क्योंकि परिवर्तन के काम में लगे, जब दोबारा मिलेंगे ना तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भी बदली भी पाएंगे, कर व्यवस्था भी बदली भी पाएंगे और हिंदुस्तान को पूरे विश्व में नेतृत्व करता हुआ आप पाएंगे। ऐसा आप कुछ करके दिखाएंगे, हम सब मिल करके एक ऐसा वैभवशाली भारत बनाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की।